हाय फ्रेंड, मैं महेंद्र आज उड़ान द फ्लाई के इस यूट्यूब चैनल पर आपसे बहुचर्चित और ज्वलंत प्रश्न लिए कृषक जो नए कानून बनाए गए हैं 3, इस पर चर्चा करेंगे। मित्रों, जो कृषक कानून बनाए गए उसके अगर हम पृष्ठभूमि में देखें तो कृषक कानूनों को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी और कृषक कानूनों में क्या प्रावधान है, कृषक कानूनों में जो प्रावधानित विषय हैं उस पर क्या आपत्तियां हैं या क्या प्रश्न उठाए जा रहे हैं। और चौथी बात यह है कि कृषक कानूनों और सरकार की कृषक कानूनों और कृषक की आपत्तियों के बीच में क्या कोई रास्ता हो सकता है ताकि जो है ये जो विवाद है ये शांतिपूर्ण सुलझ सके और सरकार के प्रयास और किसानों के हित दोनों एकीकृत हो सकें। तो मित्रों, आइए देखते हैं हम पहले इन कानूनों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इन कानूनों में क्या है और क्या प्रावधानित है। तो पहला कानून जो है वो कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन सरलीकरण अधिनियम 2020 के रूप में है, जैसा कि आप देख सकते हैं ब्लैक बोर्ड पे। इस अधिनियम में एक इकोसिस्टम बनाने की व्यवस्था की गई है। उस सिस्टम के तहत कृषकों की उपज को बाज़ार से जोड़ा जा सकता है। दूसरा है एपीएमसी सिस्टम, जो एक प्रचलित सिस्टम था कृषक खरीद का मंडियों के माध्यम से, उसके बाहर भी फसल बेचने की आज़ादी रहेगी अब किसानों को। और तीसरी बात यह है कि कृषि उपज को लेके एक अंतर्राज्यीय जो कानून होते थे, अंतर्राज्यीय टैरिफ देनी पड़ती थी। एक राज्य से दूसरे राज्य में जब हम अपने उत्पादन बेचने जाया करते थे तो कुछ कानूनी दिक्कतें होती थी, कुछ टैरिफ और टैक्स को लेके भी दिक्कतें आती थी। तो इस कानून में ये व्यवस्था की गई है कि राज्यों के अंदर एक दूसरे राज्यों में जब कृषक उत्पादन का लेन देन हो, कृषक उत्पादन का व्यापार हो, तो वो बेरोक-टोक हो, उस पर कोई बंदिश ना हो और बेचने की आज़ादी बढ़े, मार्केटिंग सिस्टम सशक्त हो, ट्रांसपोर्टेशन सस्ता हो ताकि आवाजाही सरल हो उपजों की। उसके अलावा ई व्यापार से कृषि को जोड़ना, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से लेन देन करना और मंडियों को ई नेटवर्क के माध्यम से जोड़कर व्यापारिक सुगमता स्थापित करना। ये पहला कानून है। दूसरा कानून जो है वो है कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार अधिनियम। इस अधिनियम में ये व्यवस्था की गई है कि कृषक जब अपनी उपज बोएगा या उपज की फार्मिंग करेगा, उससे पहले ही वो बड़े जो कॉन्ट्रैक्टर होंगे, खरीदार होंगे कृषि उत्पादों के, उनसे, कृषि प्रोसेसर्स से, निर्यातकों से और बड़े खुदरा व्यापारियों से वो एक करार कर सकेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकेगा, एक संविदा कर सकेगा और उसके मुताबिक वो उत्पादन करेगा। और कृषि उत्पादन बोने से पहले ही, कृषि फसल बोने से ही पहले ही वो उसकी एक निश्चित कीमत तय कर लेगा खरीदारों से और उसके बाद जो है वो अपनी उपज उसके अकॉर्डिंग तैयार करेगा। और इससे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत किसान को कृषि लागत के लिए
कुछ पैसे पहले भी एडवांस भी दिए जा सकते हैं और जो निश्चित तय की गई रकम होगी उस रकम को कृषक उस निश्चित अवधि तक प्राप्त कर सकेगा, जिस अवधि तक फसल को प्रोड्यूस करके, फसल का प्रोडक्शन करके प्रोसेसर या निर्यातक या मंडी का जो बड़ा व्यापारी है, बड़ा आढ़तिया है, उसको देने के बाद प्राप्त कर सकता है। और तीसरा जो कानून है वो कानून है आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। इसके पहले तक भंडारण कालाबाजारी न हो सके और लोग चीज़ों का भंडारण करके आवश्यक वस्तुओं को बाज़ार में न जाने दें और कीमत अधिक न वसूल सकें, इसके लिए एक सूची बनाई गई थी जिसमें आवश्यक वस्तुओं को अधिसूचित किया गया था और ये तय किया गया था कि ये वस्तुएं बहुत ही आवश्यक हैं और इनकी कालाबाजारी नहीं की जा सकती, इनकी कालाबाजारी को दंडनीय अपराध माना गया था। तो नए कानून के तहत कुछ वस्तुएं जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की सूची में अधिनियमित थे उससे बाहर की गई, जिसमें दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू आदि को आवश्यक वस्तु सेवा अधिनियम की सूची से बाहर किया गया। तो मोटा मोटी ये तीनों कानूनों के जो प्रोविज़न हैं आप देख सकते हैं ब्लैक बोर्ड पे। इन्हीं कानूनों को लेके सरकार और कृषक संगठनों के बीच दावे प्रतिदावे की स्थिति है। सरकारी पक्ष का कहना है कि हमने जो परंपरागत रूप से कृषि सेक्टर में व्यापार, उत्पादन और मार्केटिंग आदि में अवरोध थे, उनको इन कानूनों के माध्यम से हमने दूर किया है। वहीं कृषक और कृषक संगठनों के अपने अंदेशे हैं, इस पे अपने प्रश्न हैं और उनका अपना डर है कि कहीं इन कानूनों के माध्यम से उनको जो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस से आच्छादित थे, वो एक निश्चित मूल्य की गारंटी होती थी, कहीं वो तो जो है उनके हाथ से न निकल जाए, वो संरक्षण के बाहर न हो जाए उससे। दूसरा जो अंदेशा है वो ये है कि कहीं बड़े कारपोरेट घराने, पूंजीपति घराने कृषि सेक्टर को अपने मोनोपोली में न ले लें, अपने एकाधिकार में न लें। और तीसरी बात ये है कि जो परंपरागत रूप से मंडी सिस्टम था वो कहीं बड़े आढ़तिये, बड़े कृषक या बड़े कारपोरेट घराने, बड़े निर्यातक, बड़े प्रोसेसर कहीं वो उस पूरे सिस्टम को, जो मंडी का सिस्टम था, उसको विस्थापित न कर दें और पूरे का पूरा कृषि उपज अपने मोनोपोली में ले लें, अपने एकाधिकार में कर लें और वो खुद जो है चीज़ों को भंडारित करके और अपने तरीके से लाभ कमाएं और कृषक को बहुत कम मूल्य मिल सके या कृषक मिनिमम की या न्यूनतम की भी गारंटी न पा सके। इन्हीं चिंताओं के बीच जो प्रश्न उठे वो ये रहे कि कृषक उत्पाद से जहाँ मंडियों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इन कानूनों में ये प्रावधान, कृषक कहते हैं, कृषक संगठन कहते हैं कि इन कानूनों में ये प्रावधान होना चाहिए था कि मंडियाँ ज़्यादा बने। इनको डर है कि कहीं कुछ ही घराने कृषि प्रोड्यूस को न खरीदें और जो परंपरागत रूप से मंडियाँ हैं वो न बंद हो जाएं। दूसरी बात होगी कि जो बाज़ार के रिस्क हैं, बाज़ार के खतरे हैं, किसानों को ये डर है कि अभी वो पूरी तरह से इन कानूनों के माध्यम से बाज़ार के रिस्क से बाहर नहीं है। तीसरा जो प्रश्न है किसानों का कि जो बहुत छोटे किसान हैं वो बड़े कारपोरेट घरानों से अपनी फसल की कीमत का मोल तोल सही तरीके से नहीं कर पाएंगे और
कई बार ये देखा जाता है कि अनुबंध किसान में या कॉन्ट्रैक्ट खेती में एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर लेने के बाद मौसम या इस आपदा या महामारी आदि के आने के बाद कृषकों को नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में कई बार विवाद होते हैं अनुबंध कंपनियों में, अनुबंधक में और अनुबंध करने वाले में। तो उस दशा में मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है। जब मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है तो आमतौर पे जो बड़ी कारपोरेट घराने हैं या कृषि प्रोसेसर हैं, उनके पास तो एक संगठित लीगल ढांचा होता है विवाद निपटारे के लिए, न्यायिक खर्चे के लिए। लेकिन किसान छोटी छोटी जोत के मालिक होते हैं, उनके पास वो इतने सबल नहीं होते कि बड़े कारपोरेट कंपनियों से मुकदमेबाजी कर सकें और न्यायालय के थ्रू न्याय प्राप्त कर सकें। तो ये एक चिंता की बात है। और इस कानून में प्रोविज़न है कि जो भी विवाद होगा वो उसका जो फोरम होगा वो एसडीएम के यहाँ होगा और एसडीएम के ऑर्डर के बाद कहीं अपील या रिवीजन नहीं हो सकेगा इन कानूनों पे। तो इसको भी लेके किसानों की अपनी चिंताएं हैं। और दूसरी बात यह है कि जो चिंता हुआ करती थी कि मध्यस्थ जो मीडिएटर होते थे कृषकों और बाज़ार के बीच, तो इसकी आशंका भी बनी है कि ये मीडिएटर, मान लीजिए छोटे छोटे मीडिएटर तो हट जाएं बाज़ार से, लेकिन कहीं बहुत बड़ी कंपनियां जो है वो मीडिएटर को रिप्लेस करके खुद एक अपने मोनोपोली में पूरा कृषि उद्योग या पूरा कृषि सेक्टर अपने काबू में न कर लें। क्योंकि सन 90 के बाद जब उद्योग को फ्री किया गया, मार्केट की तरफ बढ़ाया गया, तो ऐसा देखा गया कि कुछ ही कंपनियों के पास जो है कई मामलों में मोनोपोली की स्थिति हो गई है। तो ये भी चिंताएं हैं उसकी। और जो चिंताएं हैं वो आगे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि असाधारण दशा में कृषक कीमतें बहुत ज़्यादा उछलें। क्योंकि कुछ ही कारपोरेटर के पास अगर प्रोड्यूस होगा, बड़े प्रोड्यूस, तो वो इस मामले में समर्थ हैं कि वो कृषि उत्पाद को अपने भंडार गृहों में रोक करके कृत्रिम रूप से कीमतें बढ़ा सकते हैं, जैसा कि होता भी रहा है। और उनके पास भंडारण की क्षमता अधिक होती है, तो बड़ी भंडारण की क्षमता को वो बाजार में कीमतें अपने हितों के अनुरूप तय कर सकने में सक्षम होंगे। वो अगला जो है वो इन सारे मामलों पे जो कृषकों की चिंताएं रही हैं, जो कृषक संगठनों की और कृषकों की जो चिंताएं रही हैं, वो मूलतः 4 तरीके की मांगे रही हैं कृषक संगठनों से। क्योंकि जब हम ये आपसे डिस्कस कर रहे हैं इस मामले पे, तब तक 6 दौर की वार्ताएं सरकारी लोगों, सरकारी मंत्रियों से और अधिकारियों से और किसानों के बीच 6 दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं, जिसमें कृषकों की मांगें स्पष्ट हो चुकी हैं। और कुल मिला के 4 मांगें कृषकों की हैं इससे संबंधित, जिसको भी समझना आवश्यक है। कृषकों की जो मांग है उसमें एपीएमसी सिस्टम को बहाल करना,
तो जैसा कि हमने कहा कि किसानों की मूलतः 4 मांगें हैं, जो छठी दौर के वार्ता के बाद सरकार ने किसानों की 2 मांगें मान लिया है, जिसमें एक बिजली अधिनियम सरकार ने 2020 में प्रस्तुत किया था, जो अभी लागू नहीं है। और इस अधिनियम के लागू हो जाने से कृषकों को शंका है कि कहीं जो उनको मुफ्त में बिजली और पानी सरकार मुहैया कराती है, ऐसा न हो कि इस अधिनियम के तहत जो है वो सुविधा से कृषक वंचित हो जाएं। तो सरकार ने ये मांग मान ली है उनकी। और दूसरी बात यह है कि पराली, जो कृषक उत्पाद से जुड़े अपशिष्ट होते हैं, जैसे पुआल या धान के बालियां काटने के बाद जो पैरा आदि बचता है, तो कृषक उसको खेत में जला देता है, तो उससे प्रदूषण होता है और ख़ासकर दिल्ली और कैपिटल के आसपास के रीजन में ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो सरकार ने पराली कानूनों के तहत हमने देखा कि कुछ कृषकों का चालान हुआ, उनको कुछ जेल भी गए। तो कृषकों की ये शंका भी थी, तो सरकार ने इसको भी मान लिया। इसको भी ये 2 चीज़ें सरकार जो है डिलीट करने के लिए तैयार है, ये 2 कानून। अब ये जो बात है, ऊपर की 2 मांगें हैं इन 4 मांगों में, तो अब जो कृषकों और सरकार के बीच वार्ता का केंद्र है, ये 2 कानूनों पे बात हो रही है। जबकि मौजूदा समय में देखा जाए तो सरकार ने इस अधिनियम को लागू करने के बाद, तीनों अधिनियम को लागू करने के बाद भी सरकार ने एमएसपी इशू किया और न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो जारी किए। और कृषकों की ये शंका, मुझे जो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ये कम ठीक है, क्योंकि कृषक जो है ये खुद ही देखते हैं कि सरकार खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 400 से 500 लाख टन चावल और गेहूं की खरीद उन्हीं मंडियों के एफसीआई के माध्यम से या एपीएमसी के माध्यम से कृषकों से खरीदती है। तो ये चूँकि एक अधिनियमित व्यवस्था है आवश्यक खाद्य आपूर्ति की और खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़ी व्यवस्था है, तो ये खरीद की व्यवस्था तो जारी ही रहेगी। और जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जो है स्पष्ट किया हुआ है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था है और परंपरागत मंडियों की व्यवस्था है, वो बरफ्तार जारी रहेगी और कृषकों को एक निश्चित जो है मूल्य की सुरक्षा हम देते रहेंगे। और रही बात तीनों कानूनों को समाप्त करने की, ये विषय थोड़ा सा ज़्यादा पेचीदा है। यहाँ तो हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि एपीएमसी की व्यवस्था बनी ही रहेगी, लेकिन तीनों कानूनों को समाप्त करने की बात जो है वो पूरी तरह से सही नहीं प्रतीत होती। कुछ आंशिक चिंताएं हो सकती हैं, लेकिन संसद द्वारा बनाए गए कानून, जिसमें अगर परंपरागत रूप से देखा जाए तो विपणन व्यवस्था में बिचौलिए भारतीय कृषि की सबसे बड़ी समस्या थे, और जो कानून बनाया गया है उसमें मूल रूप से परंपरागत जो कृषि बाजार था, उस बाजार के ढांचे को सरकार बड़ा कर रही है। वो कह रही है ठीक है, हम मंडियां तो हैं, मंडियों में तो आप बेचेंगे, लेकिन आपको बेहतर मूल्य कर कोई दे, कारपोरेटर दे, तो आप उससे बाहर भी बेच सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जब ज़्यादा खिलाड़ी बाजार में आएंगे, ज़्यादा खरीदार आएंगे, तो प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, तो किसानों को ज़्यादा अच्छा मूल्य मिल सकेगा। तो ये जो इस कानून के सकारात्मक पक्ष हैं। तीसरी बात यह है कि जो आवश्यक वस्तुएं थी वहाँ थोड़ा सा देखा जा सकता है कि जो सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की सूची से कुछ चीज़ों को बाहर कर दिया, जैसे आलू को, प्याज वगैरह की कीमत कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और उसकी जो है उसका मूल कारण ये होता है कि कभी कभी ऐसा नहीं होता कि उत्पादन कम है इसलिए बढ़ जाता है, कई बार कीमतें जो है कृत्रिम रूप से हाइक करी जाती हैं, ज़्यादा बढ़ाई दी जाती हैं भंडारण के नाते। तो मुझे लगता है कि जो आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम है उस पर सरकार को कुछ जो है विचार करना चाहिए
फिर से। और कृषक संरक्षण, सशक्तिकरण और कीमतों का जो आश्वासन अधिनियम है कृषक करार का, तो कृषक जब करार करे, अनुबंध करे, तो अनुबंध में चूंकि कृषि सेक्टर में या कृषि में काम करने वाले लोग अभी तक बहुत ज़्यादा शैक्षिक और आर्थिक रूप से जागरूक नहीं है। और अगर हम देखें तो कृषक ही एक ऐसा उत्पादक है जो अपनी उत्पादन की गई वस्तु की कीमत खुद नहीं तय करता। ये एक तरह कितना बड़ा आश्चर्य है कि हम कोई चीज़ बनाएं, जबकि उद्योग में या किसी कारपोरेटर सेक्टर में सारे उत्पादक अपने उत्पादन के मूल्य खुद तय करते हैं, लेकिन कृषि या कृषकों का मूल्य दूसरे तय करते हैं। कोई उत्तर प्रदेश और बिहार के आंचलिक क्षेत्र में उत्पादन करने वाले कृषक की कीमत दिल्ली से तय होती है। तो ये देखा जाता है कई बार कि लागत से बहुत कम मुनाफा या कई बार लागत भी नहीं निकल पाती। तो इस पे बहुत आवश्यक है कि इस विसंगति को, ये विसंगति आगे जो परिवर्तन हुए हैं नए कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग में, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, उसमें ये व्यवस्था जरूर हो कि कृषक की लागत जितना हो उसका 50% उसको मुनाफा मिले। जैसा कि स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट रही है 2006 में, उसमें भी ये प्रावधान है कि कृषकों को जो है कम से कम लागत का 50% मुनाफा हो। और तकनीक, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो तकनीक, एडवांस तकनीक भी उपलब्ध कराएं और कम ब्याज पे लोन उपलब्ध कराएं एडवांस में, और सिंचाई सुलभ हो, क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था हो उनके लिए, और आपदा में उनको बड़े जो है इंश्योरेंस कवरेज दिए जाएं, बड़े बीमा के कवरेज दिए जाएं। ये सारी चीज़ें स्पष्ट और खुल के इन कानूनों में होनी चाहिए। जो कृषक पक्ष का तर्क है, यहाँ इससे सहमत हुआ जा सकता है। तो आइए अब हम विचार करें कि क्या कृषक कानूनों या लॉ जो बनाए हैं, फार्म लॉ बनाया है संसद ने, उसमें और कृषकों की चिंताओं के बीच कोई बीच का रास्ता हो सकता है जिससे सुलह हो सके और कृषक भी जो है, जो आंदोलनरत हैं और सड़क पे बैठे हुए हैं, उन कृषकों को भी हम एक आश्वासन दे सकें कि उनका भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित है, उनके उत्पादन का पूरा तार्किक मूल्य उपलब्ध होगा। और दूसरी तरफ हम ये भी करें कि जो कृषि के उत्पादन और विपणन में परंपरागत अवरोध रहे हैं उनको भी दूर कर सकें। उनको दूर करते हुए हम एक बेहतर बाजार कृषकों को दें और उन कृषक उत्पादों को हम आवश्यक वस्तु या आवश्यक मूल्य प्रदान करने में समर्थ हों। तो क्या क्या किया जा सकता है कि जिससे हम ये विवाद जो है वो शांतिपूर्ण ढंग से सुलझा सकें या कृषकों की चिंताएं दूर कर सकें। तो जो मेरा मानना है वो ये है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को एक गारंटी के तौर पर वैधानिक अधिकार बनाया जा सकता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य को
जो पहला सल्यूशन ये हो सकता है कि कृषकों की मूल चिंता ये है कि कहीं मंडी सिस्टम डिस्टर्ब हो गया और इस खरीद की सेक्टर में बड़े खिलाड़ी आ जाएं तो कहीं उनको जो न्यूनतम मूल्य की गारंटी थी वो कहीं उनसे छीन न जाए। तो उसके लिए एक तरीका ये हो सकता है कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य को एक वैधानिक अधिकार बना दें। वैसे ही जैसे मनरेगा में हम काम की गारंटी देते हैं कि अगर हम इतने दिन तक काम नहीं देंगे तो हम भत्ता देंगे, वैसे ही हम न्यूनतम समर्थन मूल्य को एक वैधानिक अधिकार बनाते हुए इसको एक लीगल राइट प्रोवाइड किया जा सकता है। अगर वो न मिले किसानों को तो कृषक इसके लिए लीगल रेमेडी ले सकता है। ठीक है, कृषक जो है अपने फसल की एक न्यूनतम मूल्य के लिए वैधानिक अधिकार के माध्यम से न्यायालयों के तरीके से न्यायिक तरीके से एक अपनी लीगल रेमेडी पाए, ऐसा प्रोविज़न हो। ठीक है, तो ये क्लाज बनाया जा सकता है। संसद ने 3 कानून बनाए हैं, एक ये भी बना सकती है, बना दे। आखिर कृषक आश्वस्त हो, सरकार भी कह रही कि नहीं हम देंगे। ठीक है, तो अगर सरकार कह रही कि नहीं हम एमएसपी देंगे और हम उससे वंचित नहीं करेंगे, तो यहाँ भी बिल्कुल है वही बात। तो ये है कि उनको एक लीगल राइट हो जाएगा, लीगलाइज हो जाएंगे। ठीक है, और जो दूसरा हल हो सकता है वो ये कि एक दूसरी सिफारिश भी हो सकती है कि कृषि लागत और मूल्य आयोग जो है, जो कृषकों के उत्पाद की कीमत मिनिमम तय करता है, कृषि लागत और मूल्य आयोग को जो है संवैधानिक दर्जा दिया जा सकता है और उसको औद्योगिक लागत पर जो है, जैसे औद्योगिक लागत पर लाभ मिलता है उद्योगों को, उसी तरह से उसी तर्ज पे कृषक उत्पादों के लागत और लाभ मुनाफे को सुनिश्चित किया जा सकता है कि कृषि लागत और मूल्य आयोग है उसको संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए। जैसे कि कई आयोग हैं, पिछड़ा आयोग है, ठीक है, महिला आयोग है और SC/ST आयोग है। तो इन आयोगों SC/ST आयोग के ही तर्ज पे मान लें तो इन आयोगों को जो है संवैधानिक दर्जा है, उसी तर्ज पे हम कृषि लागत और मूल्य आयोग को भी संवैधानिक दर्जा दे दें और एक सुनिश्चित हो जाए कि जैसे ही औद्योगिक उत्पादों की लागत के बाद एक सुनिश्चित मुनाफा होता है, उसी तर्ज पे उसी दर पे कृषक उत्पादों को भी जो है हम एक मिनिमम लाभ की गारंटी दे सकते हैं। और तीसरा जो महत्वपूर्ण पहलू हमें समझ में आता है वो ये है कि अगर अनुबंधकर्ता और कृषि उत्पादन के लिए अनुबंध करने वाले के बीच कोई विवाद हो तो उस विवाद को कैसे हल किया जाए। तो उसके लिए अनुबंध स्तर के जो विवाद हैं उसके लिए ब्लॉक, जिला, राज्य और केंद्र स्तर पर एक ट्रिब्यूनल बना दिया जाए जिसको न्यायिक अधिकार मिले। क्योंकि वहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित विवाद है उसमें ये कहा गया है कि SDM के यहाँ शिकायत हो सकती है और SDM के आर्डर के ऊपर कहीं कोई चाराजोई नहीं है, कहीं कोई न्यायिक उपचार नहीं है, आप चाहे जितना क्षुब्ध हों। तो ये गलत है। न्यायिक पुनरीक्षण, रिवीजन और अपील का अधिकार तो होना ही चाहिए और एक ट्रिब्यूनल की जो है व्यवस्था हो सकती है। ठीक है, एक न्यायाधिकरण हो जो ब्लॉक, जिला, ठीक है, ब्लॉक, जिला, राज्य और केंद्र के स्तर पे हो। और
अनुबंध से या कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित जो विवाद हों वो यहाँ हल हो जाएं। तो 3 जो सॉल्यूशन हैं वो इस समग्र विवाद के हो सकते हैं। और सॉल्यूशन के मामले में भी कहा जाता है कि जब कोई जो है ब्लैक हो और कोई वाइट हो, भाई अगर कहीं कोई ब्लैक हो हाँ और कहीं कोई वाइट हो, तो ब्लैक और वाइट में संतुलन बनाने का तरीका है कि बीच में कुछ जो है वाइट ब्लैक की ओर बढ़े, कुछ ब्लैक वाइट की ओर बढ़े, तो एक जो है ग्रे कलर का, जो दोनों कलर मिला के ग्रे जो है रंग में आके चीज़ें सुलझ जाती हैं। और पारंपरिक रूप से जो है विवाद जो सुलझाने का मॉडल रहा है, भारतीय तरीका रहा है, वो एक मध्यम मार्ग ही रहा है। तो समग्र विवेचन से ये स्पष्ट है कि कृषि कानून ये खुल के कहते हैं कि वो कृषकों को बेचने का ज़्यादा अवसर देते हैं। मंडियाँ बढ़ेंगी, मार्केट में बड़े खिलाड़ी आएंगे, तो प्रतिस्पर्धा होगी, तो कृषकों को अधिक मूल्य की संभावना है। लेकिन जो दूसरी आशंका है वो ये है कि कहीं बहुत बड़े खिलाड़ी आ गए तो पूरा का पूरा कहीं कृषि सेक्टर ही उनके कंट्रोल में ना आ जाए, ये डर है। दूसरा जो डर है कि जो अनुबंध संबंधित विवाद होंगे, कॉन्ट्रैक्ट संबंधी विवाद होंगे, उसमें कृषक कमज़ोर होते हैं, वो उन विवादों के लिए न्यायिक खर्चे और टाइम को नहीं दे पाएंगे। तो ये आशंकाएं जो हैं, ये आशंकाओं को दूर करने का जो तरीका है वो यही है कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य को एक वैधानिक अधिकार बना दें। दूसरी बात है कि कृषि लागत और जो समर्थन आयोग है जो मूल्य तय करता है उसको हम संवैधानिक दर्जा दे दें। तीसरी बात यह है कि जो अनुबंध संबंधित जो विवाद होंगे, जो जाहिर सी बात है लेन देन होगा तो विवाद भी होंगे, तो अगर जो विवाद हैं उनको सुलझाने के लिए हम ट्रिब्यूनल बना दें, न्यायाधिकरण बना दें। वो ट्रिब्यूनल ब्लॉक लेवल से ही हो ताकि कृषकों को बहुत दूर जाके अपनी न्यायिक कार्रवाई न करनी पड़े। तो ब्लॉक के स्तर पे बना सकते हैं, फिर दूसरा जिला लेवल पे जो है रिवीजन या अपील के लिए, फिर तीसरा स्टेट पे, और चौथा जो है केंद्र के स्तर पे न्यायाधिकरण बना सकते हैं। तो मित्रों, अब तक की जो हमने चर्चा करी इस फार्मूला पे, तीनों कानूनों के मोटे मोटे प्रोविज़न हमने जाने और उन कानूनों के जो अंदेशे हैं, जो नकारात्मक अंदेशे हैं और कृषक संगठनों और कृषकों की चिंताएं हैं, उनको हमने डिस्कस किया। और इन दोनों विवादों के मध्य क्या कोई एक रास्ता बन सकता है, क्या कोई एक राय बन सकती है कि ये विवाद समाधानित हों और पीसफुली कृषकों को ये विश्वास हो जाए कि सरकार के कदम जो है प्रोग्रेसिव हैं और किसानों के वेलफेयर में है, और तो ये सारा समग्र विवाद हल हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं ये चर्चा जो है समाप्त करता हूँ। आप लोगों को धन्यवाद।